आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं, वो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में। साथ में हम लोग जानने वाले हैं दांडी यात्रा यानी कि नमक यात्रा के बारे में और कुछ ऐसी घटनाएं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जहां खत्म किया था वो था चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है। और उससे जो हम लोग पिछली क्लास की बात कर ही रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था, कैसे असहयोग आंदोलन भारत में आया और साथ में कहां तक उसका साथ भारतीयों ने दिया था। तो ये सारी घटनाएं हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब आज की जो क्लास है उसमें सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो गांधी जी का नेक्स्ट स्टेप था वो किस तरह से आगे बढ़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपका स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जो है अब ज्वाइन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत थोड़ा टाइम लग जाता है उसका शुरुआत होने में, लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बीच में क्या होता है। तो देखिएगा ये घटना है, जैसे कि आप लोगों को मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में कि 12 फरवरी की बात है। 12 फरवरी 1922 की बात है कि जब महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब ये जब आंदोलन वापस ले लिया जाता है, मैंने बता चुका हूं किसके वजह से, चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से, जो गोरखपुर में हुआ था उसकी वजह से, है ना। अब यहां पर होता क्यों है, क्योंकि महात्मा गांधी जी को लगता है कि जो अहिंसा के साथ जो आंदोलन होने वाला था वो हिंसा के साथ अब आगे बढ़ रहा है, और इतना भयंकर सा हिंसा होने लगी थी कि महात्मा गांधी जी को न चाहते हुए भी ये आंदोलन वापस लेना पड़ रहा था। तो उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और साथ में सत्याग्रह को व्यापक जो है परीक्षण नहीं मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जो भी लोग हैं जो इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अहिंसा क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनको पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, तब जाके आगे बात होगी। देखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अपनी नोटबुक अपने साथ रखिएगा, अपने पेन साथ में रखिएगा, पॉइंट्स लिखते रहिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा अब होता क्या है कि जो आंदोलन होता है बहुत लंबे टाइम से चलता रहता है, जिससे काफी लोग थक जाते हैं। जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता थे वो थक जाते हैं, वो मानते हैं कि अब बहुत हो चुका है ना, बहुत टाइम से चल रहा है, ना तो कुछ रिजल्ट आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो कांग्रेस के कुछ नेता इस जन संघर्ष से थक चुके थे। अब उनके दिमाग में क्या था कि 1919 के वक्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक कुछ गठित किया गया था जिसका नाम था प्रांतीय परिषद, है ना। यहाँ के इसके चुनाव होने वाले थे, जैसे हमारे आम चुनाव होते हैं उस टाइम ये चुनाव हो रहे थे अलग अलग प्रांतों में, ठीक है। तो इन कांग्रेसियों को लग रहा था, जो कुछ कांग्रेस नेता थे उनको लग रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो बनाया गया ना प्रांतीय जो परिषद है उसके द्वारा भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, अंग्रेजों तक कान पे जो है बात पहुंचा सकते हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए। तो वो मानने वाले थे कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस चुनाव में भाग लेना चाहिए। तो वो अपने जो है कदम उस तरफ बढ़ाने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे वहां से कन्नी काटने लगते हैं। उसी दौरान चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है, परिषद राजनीति में वापस आना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले तो चले जाते हैं इस राजनीति को छोड़कर, लेकिन वापस आ जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा अभी भी यहाँ पे योगदान देना बाकी है, हम अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करके जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के भीतर ही उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, क्योंकि उनको लगता था कि हम लोगों को कुछ अलग करना चाहिए। तो स्वराज पार्टी किसने स्टार्ट की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अब उसी बीच वहां पे कुछ नए नेता आते हैं, एकदम युवा नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू होते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ये एकदम युवा नेता होते हैं, उनमें गरम खून होता है और वो मानना चाहते हैं कि ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये बहुत ढिलाई की तरह कर रहे हो ना, बहुत ऐसा स्लोली चल रहा है सब कुछ, लेकिन हम लोगों को कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग सा करना पड़ेगा। तो ये तेज तर्रार नेता थे जिनका मानना था कि हम लोगों को कुछ नए बदलाव करने चाहिए। इसी बीच में कांग्रेस में तानातानी चलती रहती है, कुछ कहते हैं ना नए नेता आ जाने की वजह से कुछ जो है आपकी पतवार में हिलने लग जाती है। इसी बीच में सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन सामने आ जाता है। सबसे पहली घटना मैं बता देता हूं, 1926 से स्टार्ट हो जाती है। 1926 में एक बड़ी घटना होती है, इसमें कहा जाता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ जाता है। याद रखिएगा, आर्थिक संकट सामने आ जाता है पूरे वर्ल्ड में,
सारे के सारे देश इसमें जकड़ जाते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या, जो 1926 के वक्त में पूरे वर्ल्ड में ऐसा कह सकते हैं ना, वित्तीय संकट का मतलब है कि आपके जो इकोनॉमी है उसकी हालत खराब हो जाती है। अब इसी बीच में जो है आयात निर्यात बंद हो जाता है, बिजनेस की जितने भी डील्स होती हैं वो थोड़ा डगमगा जाती है ना। जो पैसे का लेन देन है वो बंद हो जाता, बहुत कम हो जाता है। इसी बीच में जो भारतीय जो काम करने वाले लोग थे, किसान थे, वो भी अपने जो चीज़ों को है निर्यात किया करते थे, तो उनके ऊपर भी जो है ये प्रभाव हुआ। अब उनका कामकाज ठप हो गया, उनके जो खेती किया करते थे उनसे जो कमाई हो रही थी, जिससे टैक्स भर रहे थे अंग्रेजों को, वो भी देना भारी पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर हालात बहुत खराब हो जाते हैं। 1930 तक जाते जाते ऐसे हालात हो जाते हैं कि सारा का सारा जो ढांचा होता है, इकोनॉमिकल ढांचा, जो आर्थिक ढांचा होता है, वो पूरा धराशायी हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। एंड किसानों के हाथ में कुछ नहीं आता और जितने भी श्रमिक होते हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है ना। इसके बाद में जो है इसके गुजरते वक्त एक और घटना होती है। अब गांधी जी को यह भी पता था कि अभी हालात बहुत खराब है, एंड वो चाह रहे थे कि जो किसान टैक्स जो जबरदस्ती मांग रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, जो मांगा जा रहा था जो टैक्स, वो नहीं देना चाहिए। तो गांधी जी के दिमाग में ये बात थी, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि कुछ जनता के लिए किया जाए, इसलिए उन्होंने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी बात 1927 की बात है। 1927 में एक बड़ी घटना होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को एकदम रास्ता मिल जाता, ध्यान रखिएगा। क्या था उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि उस समय 1927 में अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड में, कहां पे, इंग्लैंड में, वहां पे सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वैधानिक आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या होता है, यह है सर जॉन साइमन। इस आयोग का क्या कारण होता है, क्यों किया जाता है, तो बता देते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किया जाता है आयोग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे, अब देखिएगा, अंग्रेज इंग्लैंड में रहा करते थे, दूसरी तरफ अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे, है ना। इनके द्वारा सरकार ये चलाई जाती थी, है ना। तो वो यहां पर जो इंग्लैंड में अंग्रेज थे उनको लग रहा था, जो सरकार थी इंग्लैंड में, उनको लग रहा था जो भारत में है ना कुछ पंगे चल रहे, कुछ आंदोलन चल रहे, वो क्यों चल रहे, क्या कारण है, लोगों को क्या चाहिए, और है ना कुछ ढिलाया चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बदलने हैं कि क्या हो क्या रहा है। इसलिए वो चाह रहे थे कि एक आयोग बनाया जाए जिसमें ये सारी की सारी वो चीजें समझकर हमारे पास आए, हमें सुझाव दे क्या करना चाहिए, है ना। इसलिए वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना चाह रहे थे कि उनको पता होना चाहिए कि जो हमारा ढांचा है जो बनाया गया है भारतीयों के ऊपर, वो सही है कि नहीं है, उनके ऊपर ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीजें उनके सामने आनी चाहिए, है ना। और उसके बारे में वो क्या दें, सुझाव भी दें। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जिस चीज के लिए बात हो रही है वहां का आदमी भी उसके साथ शामिल नहीं है, तो वो कैसा आयोग, है ना। तो देखिएगा, अब यहां पर जो कमीशन रखा गया था 1927 में अंग्रेजों के द्वारा, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, है ना। इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो जब भारतीय ही उसमें शामिल नहीं है तो कौन बताएगा कि उनकी क्या दिक्कत है, उनके ऊपर क्या परेशानी हो रही है, ठीक है। इसी वजह से वहां भारतीय लोगों को जब इसके बारे में जानकारी मिलती है, जब उनको लगता है कि एक आयोग की गठन किया गया जिसमें सारे के सारे अंग्रेज हैं और हमारे ऊपर ही सारे रूल्स की तहकीकात कर रहे हैं, तो उनके मन में आया कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है। तब क्या होता है, अब उसमें यह होता है कि सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं इस आयोग के विरोध में, है ना, विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो भी घटनाएं देख लेते हैं क्या होता है। अब 1927 के वक्त में ये जब होता है तब साइमन को भेजा जाता है भारत में। अब ये जब जनाब भारत में आते हैं तो 1928 में जब कमीशन जो है भारत में आता है तो सारी की सारी भीड़ उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कब की बात है, 1928 की बात है, जब साइमन भारत में आता है तो वहां पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं हर एक जगह। हर एक जो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी जहां पे जगह थी वहां अंग्रेजों के जितने भी कार्यालय थे वहां पे आगे जाके ये भीड़ वहां पर अहिंसा के साथ, न कि हिंसा के साथ, ध्यान रखिएगा, चुपचाप वहां पे जाके साइमन को बोल रहे थे कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक भी भारतीय नहीं है, कैसे हो सकता है। ये नारे लगा रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम दोनों मिलकर इसमें एक साथ जुटकर इस प्रदर्शन का हिस्सा ले रहे थे।
अब जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो अंग्रेजों को लग रहा था कि कहीं ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वहां की पुलिस को उन्होंने बोल दिया कि आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, है ना। तो उसी वक्त हम लोग कह सकते हैं जब विरोध हो रहा था, विद्रोह किया जा रहा था, तब उसी वक्त काफी जगह पर जो है लाठीचार्ज किया जा रहा था। इसी लाठीचार्ज की वजह से एक बड़ी घटना हो जाती है, वो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो घटना होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है लाला लाजपत राय। ये भी इसके विरोध में खड़े थे। साइमन जो कमीशन आया हुआ था उसके खिलाफ में वो भी शांतिपूर्ण, है ना, अपना मोर्चा संभाल रहे थे। ये नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये लाला लाजपत राय वहां विरोध कर रहे होते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा वहां पर लाठीचार्ज स्टार्ट किया जाता है। देख लीजिएगा, इस प्रदर्शन में जो है कह सकते हैं कि अंग्रेज इतने गुस्से में आ जाते हैं वहां विरोध सुनकर, तो उन्होंने लाठीचार्ज स्टार्ट कर देते हैं। और जब लाला लाजपत राय सबसे आगे खड़े होते हैं वहां उनको जो है एक लाठी की सर पे और उनको लग जाती है, जिसकी वजह से वो जख्म ज़्यादा गहरा हो जाता है और उस जख्म की वजह से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और घटना होती है 17 नवंबर 1928 के वक्त में इन्होंने दम तोड़ देते हैं उस जख्म के वजह से, ठीक है। और ये सबसे बड़ा धक्का लगता है कांग्रेस को, क्योंकि एक बड़ा और महान नेता वो खो देते हैं। उसी बीच जब ये घटनाएं हो रही होती हैं, उसी बीच जो है अंग्रेजों के कान में एक बात पहुंच जाती है कि ये भारतीय नहीं चाह रहे कि इस आयोग से कुछ हो। तो उसकी वजह से इस माहौल को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान कर दिया जाता है। अब बात आती है डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, तो बता देते हैं। जो डोमिनियन स्टेट्स होता है उसका मीन ये होता है कि आपका शासन होगा, मतलब आपके लोग यहां पर शासन करेंगे लेकिन हमारे अंडर रहकर। ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी नेता हैं वो हर जगह से चुनाव लड़ लेंगे और उनके हिसाब से सारा कानून व्यवस्था रहेगी, लेकिन हमारा कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। मतलब आजादी तो दे दी, लेकिन कैसे दी, एक ऐसे लड्डू की प्लेट दे दी जिसके ऊपर कांच लगा हुआ है और अब कह रहे हैं कि इसको खाओ, ऐसा, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेट्स की हिसाब से उन्होंने एक ऐलान कर दिया जाता है। अब कांग्रेस को लगता है कि ठीक है, थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए इसके बारे में, तो उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई थी। अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा डोमिनियन स्टेट बना देंगे, लेकिन कोई टाइम नहीं बताया कि कब करने वाले हैं, ओके। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। मतलब उनका कहना कि ऐसी मीटिंग रखी जाएगी जिसमें भारतीय लोग भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, हम लोग मिलकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक टाइम को सेट कर लेंगे और वहां पर जाकर हम लोग क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। भारत एक अलग सा देश बना दिया जाएगा जहां पे खुद का कानून होगा, सब कुछ खुद के हिसाब से यहां पर राज्य व्यवस्था होगी, लेकिन हमारे अंडर कंट्रोल में सारी चीजें चलेगी। अब ये गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करने लगते हैं। अब इस गोलमेज सम्मेलन के जब बात करते हैं तो कुछ नेता, जो नए युवा नेता होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये जो है उग्रपंथी एंड साथ में इनका जो है माइंड बहुत शार्प सा होता है, बहुत तेज होते हैं ये लोग। तो उनका मानना होता है कि इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि हम लोग फिर से अंग्रेजों की कठपुतली बने रहेंगे, है ना, कुछ नया तो होगा नहीं, हमारे खुद की सरकार होगी लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, अंग्रेज वैसे ही टैक्स वसूलते रहेंगे, हमसे भी काम करवाते रहेंगे। तो उनका मानना था कि हमें तो पूरा स्वराज चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा देश चाहिए, अंग्रेजों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ थे उदारवादी, जो पुरानी ढर्रा से वो बैठे हुए थे, पुराने जो नेता थे, उनका दिमाग था कि नहीं नहीं, जो अंग्रेज कर रहे हैं वो करने दीजिए, वो सब कुछ सही है ना। तो इस तरह से दो ग्रुप बन जाते हैं, एक हो जाता है उदारवादी, दूसरा होता है उग्रवादी, ठीक है। इस तरह से आगे की बातें चलती रहती। अब होता क्या अब जवाहरलाल चाहते हैं, जवाहरलाल और उनकी टीम चाहती है कि हमें तो पूरा स्वराज चाहिए। अब जो भारतीय जनता है उनके मन में भी यही आता है कि अंग्रेजों ने बहुत परेशान कर रखा है, तो अब हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, इनसे पूरा का पूरा कन्नी काटनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उदारवादी जो भी नेता थे उनसे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं, उनका जो है प्रभाव कम होने लग जाता है। दूसरी तरफ जो तेज तर्रार नेता होते हैं उनके ऊपर उनका ध्यान जाता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, बाल गंगाधर तिलक हो गए, उनके ऊपर उनका ध्यान एकदम फिक्स हो जाता है कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। इसी बीच में एक बड़ी घटना होती है। चलिए क्या होती है, अब इसी बीच में
दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू साहब क्या करते हैं, एक लाहौर में अधिवेशन करते हैं और वहां पे कुछ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं अभी बताते हैं। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, देखिए अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, एक तेज तर्रार नेता, जवान युवा नेता। उसने क्या करते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर एक जगह है ना, सभी को पता पाकिस्तान में अभी, तो उस समय भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। कहना का मतलब यह है कि हमें तो पूरा का पूरा देश अपना ही चाहिए, हमें तो अंग्रेजों से कोई मतलब नहीं है ना, उनको बाहर खदेड़ो। तो इस तरह से उन्होंने औपचारिक रूप से मान लिया। और एक डेट आती है, देखिए अब भी यहां पर ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930। हम लोग 26 जनवरी को इंपॉर्टेंट डेट क्यों मानते हैं, हम लोग इसलिए मानते हैं वहां पर उस वक्त जो है 1950 में गणराज्य हम लोग भारत को मान लिया जाता है, क्योंकि है ना वहां पर हम भारत का कानून स्टार्ट किया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1930 की डेट की वजह से 26 जनवरी को हम लोग इंपॉर्टेंट डेट मानते हैं भारत के लिए, ध्यान रखिएगा। तो 26 जनवरी 1930 के वक्त में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्लान बना लेते हैं जवाहरलाल नेहरू और वहां की उनकी सारी टीम, जो कांग्रेस की जो मीटिंग होती है वहां के सारे लोग मानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट करेंगे हर साल। ओके, तब उसी दिन लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की पूरी मांग करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे और हम शपथ लेते हैं। अब इन शपथ में होता क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए उन्होंने कहते हैं कि हमारा विश्वास यह है कि किसी भी समाज में की तरह भारतीय जनता का भी एक आहरणीय अधिकार होगा, हमारा खुद का अधिकार होगा, हमारा कानून होगा कि उन्हें आजादी मिले। अब क्या वो क्या मान रहे थे कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमें पूरी आजादी मिले, हमारा मेहनत का फल हम लोग खुद प्राप्त करें और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो और आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिले। वो सारी की सारी चीजें खुद की चाहते थे, तो उन्होंने इसमें सारी शपथ उसमें जोड़ देते हैं। उनका मानना था कि हमारा यह विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या समूल समाप्त करने का अधिकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, अगर किसी के अधिकार को रोकती है, तो वहां की जनता का यह फैसला होगा कि उस सरकार को बदल दे या उस सरकार को उखाड़ के फेंक दे, है ना, ताकि नई कोई चीजें आ सके सामने और उनके अधिकार उनको मिल सके। तो ये सारी इसमें चीज, भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता का स्वतंत्रता से वंचित रखा, बल्कि उनसे जनता का शोषण किया और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट भी कर दिया था। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त कर देना चाहिए और भारत को स्वराज मिल जाना चाहिए, है ना, स्वराज प्राप्त हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब आपको साफ क्लियर पता चल गया हो ना कि अंग्रेजों ने क्या क्या किया था हमारे साथ। तो अंग्रेजों ने क्या किया, आप लोगों को बहुत मतलब भारतीयों को इतना निचोड़ के रख दिया था ना, तो सब के सब परेशान हो गए थे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसी वजह से इन्होंने स्वराज की बात की और स्वराज की वजह से उन्होंने 26 जनवरी 1930 की एक डेट रखी जहां स्वतंत्रता आंदोलन कर सकें। ओके, इसी बीच एक बड़ी घटना हो जाती है और इसी बीच घटना आती है महात्मा गांधी के ऊपर। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तब लोगों की नजर जाती है महात्मा गांधी की तरफ और वो सोचते हैं कि अगर ऐसी बातें चल रही है, 26 जनवरी की बातें चल रही कि हम स्वतंत्र होने वाले हैं, तो महात्मा गांधी जी का क्या रिएक्शन होगा, महात्मा गांधी जी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो क्या करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर अब आगे बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। अब जब हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उनका आइडिया था कि हम लोग क्या करते हैं, नमक जो कानून बनाया गया था अंग्रेजों का, उसके ऊपर हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो उसी वक्त सवर्ण अवज्ञा आंदोलन तो चलना स्टार्ट करने ही वाला था, तो उनका मन था कि क्यों नहीं कुछ ऐसा धमाका किया जाए जिससे ये सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को आग लग जाए और इतना तेजी से फैले कि अंग्रेजों के कान एकदम बज जाए, है ना, वो बहरे हो जाएं। इस तरह का एक धमाका होना चाहिए। तो उनका दिमाग ये था कि देश को एक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनका मानना था कि एक नमक क्या होता है कि हर एक, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई भी, हर किसी के लिए नमक होना जरूरी था उनके खाने में, या हम लोग कह सकते हैं उनकी जो दिनचर्या थी ना उसमें नमक की जरूरत हर किसी को पड़ रही थी। अंग्रेजों ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स लगा रखा था, उसके ऊपर कानून लगा रखा था, हर कोई नमक नहीं बना सकता था। यही चीज महात्मा गांधी को पता चली। जब महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी ने नमक को एक क्या लिया, प्रतीक के रूप में लिया। उनको लग रहा था कि क्यों नहीं पूरे देश को इकट्ठा किया जाए ना, तो किसकी वजह से किया जाए कि नमक
को लेकर इकट्ठा किया जाए। हम लोग क्या करेंगे, नमक के कानून को तोड़ेंगे। जब इसके सबके दिमाग में आएगा ना कि नमक का कानून अब तोड़ा गया, जो है अंग्रेजों की बात अब मानना बंद कर दिया है लोगों ने, तब सबके मन में एक चीज आएगी। ये अब देखिए ये क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि असहयोग आंदोलन की वजह से जो भी घटनाएं हुई तो महात्मा गांधी को लगा कि उस समय कुछ न कुछ परेशानियां थी, पूरा देश एक साथ नहीं था। अब उन्होंने मानना था कि अब तो पूरा देश एक साथ में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या नमक एक प्रतीक के रूप में मान लिया। उससे पहले महात्मा गांधी ने एक कहते हैं ना पॉलिटिकल वे से उन्होंने कदम उठाए। पहले महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इरविन को लेटर लिखे। उस समय जो इरविन थे ना वो वायसराय थे, अंग्रेजों के यहाँ के मुखिया थे। जैसे हमारे इंडिया में जैसे पीएम होते हैं ना, जो सारा कामकाज भारत का देखते हैं, उस समय अंग्रेजों का वायसराय कौन था, इरविन था। तो उनके हिसाब से 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी है ना खत लिखते हैं वायसराय इरविन को, एक लेटर लिखते हैं साहब, है ना। और लेटर में क्या लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं। इस खत में उन्होंने 11 मांगे रखी थी। कितनी? 11 मांगे रखी थी। इनमें से कुछ तो नॉर्मल सी थी जिसमें अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी जो उद्योगपति से लगाकर किसानों तक हर एक के लिए इंपॉर्टेंट थी, है ना। कुछ मांगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इसीलिए महात्मा गांधी कह रहे थे अगर मानते हो तो देख लो, नहीं तो हम लोग कुछ और करने वाले हैं, है ना, क्योंकि धमाका तो होगा भाई साहब। तो गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा करना चाह रहे थे। इन मांगों से वो क्या करना चाह रहे थे, समाज के जितने भी लोग थे, जितने भी वर्ग थे, उनको साथ में लेकर चलने वाले थे, ताकि सभी के लिए अभियान में शामिल हो सके। इसलिए वो उन्होंने किया था। अब देखिएगा महात्मा गांधी जी की बहुत अच्छी चाल थी। अगर अंग्रेज ये चीजें मान लेते, 11 मांगे मांग लेते हैं तो बहुत बढ़िया थी। अगर नहीं मानते हैं तो सबको साथ में लेकर क्या करेंगे, आंदोलन करने वाले, है ना, सबको साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो ये एक ऐसी चाल थी ना कि जिसमें अंग्रेजों को न तो निगलने में सही लग रहा था, न उगलने में सही लग रहा था, है ना। तो महात्मा गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेट, अब देखिएगा, अब सबको अभियान की तरफ जोड़ने का कारण यही था कि एक नमक का आंदोलन उठाएंगे जिसमें अमीर गरीब सब मिलकर इसमें साथ में आएंगे। ये महात्मा गांधी जी का एक सोच थी, ताकि नमक जो है कानून अगर तोड़ा जाएगा तो पूरा देश एक हो सकता है, इसके साथ एकजुट होकर हम लोग साथ में हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखिएगा महात्मा गांधी का ये अल्टीमेट मतलब कहने का मतलब ये जो चेतावनी थी, ये वायसराय इरविन के पास पहुंची। अब यहां पर इरविन के पास पहुंचने के बाद क्या होता है बताते हैं। अब हुआ क्या था, इरविन ने लिखा था कि अगर 11, अब महात्मा गांधी ने क्या लिखा, अगर 11 मार्च तक, उन्होंने डेट भी दे रखी थी कि हमने 31 जनवरी को भेजा है, 11 मार्च तक अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, अगर आपका कुछ भी जवाब नहीं आता तो क्या करेंगे, उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगा और हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब अंग्रेजों को परेशान करने वाले हैं, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले हैं। अब इरविन को लगा कि करो, हमें क्या करना, करो, हम लोग देख लेंगे, अब सबको चुन चुन के बदला लेंगे। ठीक है, तो इरविन ने कहा कि पहले तुम करो तो सही, हम लोग देख लेंगे। अब क्या होता है, इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं होता। अब महात्मा गांधी को लगता है कि भाई साहब अब तो गड़बड़ हो गई, है ना, पूरा देश अब एक हो चुका है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते, अब घटनाएं आगे बढ़ाते हैं, अब आने वाला है मजा। अब देखिएगा इसी बीच महात्मा गांधी कह देते हैं कि भाई अब तो बहुत हो चुका है ना, परेशान हो चुके हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको इकट्ठा करते हैं। अब सबको इकट्ठा करके अपने 78 बेस्ट लोग, है ना, उनके जो वॉलंटियर होते हैं, 78 विश्वास जिसके ऊपर उनका भरोसा होता है, ऐसे 78 लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। कहां से स्टार्ट करते हैं बताते हैं। ये यात्रा साबरमती आश्रम के पास से स्टार्ट होती है। साबरमती एक नदी है, उसके पास में एक आश्रम बनाया था महात्मा गांधी जी ने, जिसका नाम साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। वहां से देखिए बताता, ये गुजरात है ना, यहां पे एक नदी बहती है साबरमती नदी, और यहां है साबरमती आश्रम, ध्यान रखिएगा। यहां से वो एक यात्रा स्टार्ट करते हैं जो करीबन 240 किलोमीटर घूमते घूमते यहां से लगाकर ये घूमते घूमते यहां तक दांडी तक, है ना, कितना 240 किलोमीटर दूर तक ये दांडी यात्रा करते हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक गुजरात के हर एक गांव की तरफ से मुड़कर ये रास्ता जाता है। लास्ट होता है समुद्री एक तट होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए
यहां पर समुद्री तट है, ये समुद्र है पास में, यहां पे समुद्री तट है जहां नमक बनता था, है ना, आज भी बनता है। लेकिन वहां पर महात्मा गांधी जी सोच रहे थे कि वहां पर जाके कानून, नमक का कानून तोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर नमक होता है ना, वहां पे सब कुछ कर लेंगे। तो ये लोग हर एक कस्बे में जाकर, जैसे ना हर दिन वो पैदल चल रहे थे, रोज पैदल का एक रास्ता था उन्हें क्लियर कर रहे थे, हर दिन 10 मील की जो है सफर तय कर रहे थे। अब गांधी जी की टोली ने क्या किया, 24 डेज में हर रोज कितना, 10 मील का रास्ता तय कर रहे थे हर दिन। ये सारे के सारे लोग देख रहे हैं ना आप लोग, इतने सारे लोग मिलकर गांधी जी का साथ दे रहे थे, हर दिन 10 मील रास्ता तय कर रहे थे, क्योंकि उनको नमक कानून जल्दी तोड़ना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना था। तो 24 दिन में वो वहां पे पहुंच जाते। गांधी जी जहां जहां रुकते, हर दिन का पड़ाव होता ना, 10 मील जाने के बाद थक जाता इंसान, तो हर कहीं गांधी जी क्या करते थे, वहां जहां पे रुकते थे लोगों से बात करते थे, उस गांव के जितने भी लोग थे उनके साथ जितने भी शामिल हुए उनसे बात करते थे, उनको बताते थे कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, स्वराज क्या होता है और भारत के लिए क्या बेस्ट है। वो सारी चीजें जो है महात्मा गांधी उनको समझाते थे, है ना। कहने का मतलब है कि एक तो आपको टूर पे लेके जा रहे हैं, साथ में शाम को क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी कर रहे थे। ओके, तो महात्मा गांधी जी हजारों लोगों के साथ वहां पे बैठते, उनकी सुनवाई करते, इन सभाओं में जो है स्वराज का सही मतलब उनको बता रहे थे, और ये क्यों हो रहा है, सारी घटनाएं क्यों हो रही है उसके बारे में वो बता रहे थे। अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा, अब उनका मानना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाएंगे, तो उनका मानना था हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्वक अवज्ञा करेंगे, यानी कि अंग्रेजों का कहना मानना बंद कर देंगे। अंग्रेज अगर कुछ भी कहे ना वो करना बंद कर दो, टैक्स मांगे तो मत दो, है ना, मार खा लो लेकिन टैक्स नहीं देना। अगर अंग्रेज कहे ये बिजनेस करना है तो नहीं करना, अगर अंग्रेज कहे यहां पे सफाई करो नहीं करना, कुछ भी चीजें जो अंग्रेज बोलते हैं वो नहीं करनी। अब क्या होता है, 6 अप्रैल को वो दांडी पर पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, महात्मा गांधी जी दांडी पर पहुंच जाते हैं। अब वहां के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और महात्मा गांधी देखिए वहां पे क्या कर रहे हैं, नमक, वहां पे जो रेत होती है ना, वहां पे नमक सा एक लवण हो जाता है, उस लवण को उठाते हैं और वहां पे एक समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर देते हैं। जब महात्मा गांधी ऐसा करते हैं तो जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं उनके साथ जितने भी लोग आए होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके जैसे जैसे ही काम करना स्टार्ट करते हैं। अब पूरे भारत में जितने भी लोग थे जिनके आसपास ये नमक बनता था, उन्होंने भी ये कानून को क्या कर दिया, अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजों का मना किया हुआ था कि ये नमक पे कानून लगा हुआ है, नमक कोई नहीं बना सकता अगर उनकी इजाजत नहीं है। लेकिन अब हर एक लोग वहां पर शामिल हो गया और कानून का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। जब महात्मा गांधी ने ऐसा किया तो अंग्रेजों की जो है जड़ें हिल गई। उनका मानना था कि गांधी जी कुछ लोगों के साथ जाएंगे और ये हो जाएगा, लेकिन पूरा देश एक साथ हो गया था। ओके, अब इसी बीच देखिएगा, एक आपको है ना मैंने बता दिया दांडी यात्रा क्या थी, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दांडी यात्रा का जो सफर है, अगर आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना तो दांडी यात्रा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो ये जो है साबरमती आश्रम स्टार्ट हुआ था, 240 किलोमीटर दूर यहां पे गांधी जी चले थे, है ना, 78 वॉलंटियर्स के साथ 24 दिनों में वहां पहुंच गए थे। 10 मील हर दिन वहां पे गुजर रहे थे और हर एक जगह जहां पे उनका पड़ाव था वो स्वराज के बारे में, उनके बारे में बताते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या होगा उसके बारे में सारी जानकारी दे रहे थे। ओके, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ओके, यहां तक अब जैसे मैंने सारी चीजें बता दी है। चलिए, अब क्या होता है कि अब हर जगह ये कानून जो है उल्लंघन करना स्टार्ट कर देते हैं। महात्मा गांधी कोशिश करते हैं कि हर एक के कान पे ये बात चली जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब डेट आती है वही जिस दिन ये कह सकते हैं ना दांडी पे जाकर नमक का कानून तोड़ा गया। कब डेट कब आती है, 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अब ये घटना होती है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब, कहने का मतलब है हम लोग इज्जत के साथ, है ना, पूरी की पूरी समझदारी के साथ हम लोग क्या कहेंगे कि जनाब हमसे नहीं होगा, हम तो नहीं करने वाले, है ना। तो अगर अंग्रेज कहेंगे कि आपको कह सकते हैं ना कि आपको ड्राइवर, जैसे मान लो कोई अगर अंग्रेजों का ड्राइवर है, उसको बोलेंगे चल गाड़ी स्टार्ट कर, वो कहेंगे नहीं करूंगा, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, ये काम नहीं करूंगा। नमक के जितने भी कानून थे उसको तोड़ दिया गया। टैक्स अगर मांगने आ जाए अंग्रेजों तो मना कर दो कि हमें नहीं देना। तो ये सारी चीजें उनका उल्लंघन करना स्टार्ट किया। विदेशी कपड़ा नहीं करेंगे, मतलब पहनेंगे,
है ना, साथ में जितने भी अंग्रेजों के द्वारा जितने भी रूल्स बनाए गए उनको तोड़ देंगे। लेकिन ये सारी की सारी कैसी होगी? अहिंसा के साथ, है ना। हम लोग कोई भी पंगा नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, चाहे अंग्रेज 1000 बार मार दें, हम उनके आगे सिर्फ यही कहेंगे हम नहीं करने वाले, है ना। क्योंकि अंग्रेजों की सोच बदलनी है। महात्मा गांधी जी हमेशा ही चाह रहे थे कि हम लोगों को अंग्रेजों को मार के नहीं भगाना, उनका दिमाग को साफ करके भेजना है। उनको ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि भारतीय लोग भी उनके जैसे हैं, है ना। उनके दिमाग में जो गंदगी भरी है ना, उसको साफ करना। इसी वजह से वो ये समन्वय अभियान स्टार्ट करते हैं, वो भी अहिंसा के साथ। अब ये सारी चीजें जब जनता के पास पहुंचती है तो सारी जनता क्या करती है? सबके सब स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो विदेशी कपड़े लेना बंद कर देते हैं, उसको जला देते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन में किया था। जितने भी शराब जहां पे बिकती थी या अंग्रेजों का सामान जहां बिकता था, वो सारी जगह लोग कर देते हैं, है ना। अब इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल होने लगी थी, है ना। महिलाओं ने भी ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दिया था। जहां जहां पे ये अंग्रेजों के सामान बिक रहे थे, जहां पे कपड़े अंग्रेजों के जो कहते हैं ना विदेशी कपड़े आ रहे थे, उसके सारे के ऊपर उन्होंने भी हाथ आजमाना स्टार्ट कर दिया, उनको भी जलाना स्टार्ट कर दिया, और आराम से ये सारी घटनाएं चल रही थी। अब इसी बीच ये सारी जब घटनाएं हो रही थी तो अंग्रेजों के जो हालात खराब हो रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये घटनाएं कहीं ना कहीं बड़ी नहीं हो जाए और अंग्रेजों को यहां पर अपनी पेटी बांधकर निकलना ना पड़ जाए। इसी तौर पे जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो वायसराय इरविन कहते हैं कि अब कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि इन जनता को उग्र कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी शांतिपूर्ण जहां पे भी ये आंदोलन हो रहा होता है वहां पे लाठीचार्ज स्टार्ट कर देते हैं। जब लाठीचार्ज स्टार्ट करते हैं, कुछ जगह पे सहन कर लेते हैं लोग, लेकिन कुछ जगह पे सहन नहीं कर पाते, है ना, अपनी अपनी इच्छा होती है। तब अंग्रेजों जब लाठीचार्ज कर लेते हैं तो कुछ जगह शांति होती है, कुछ झड़प भी हो जाती छोटी मोटी, है ना, लेकिन वो दबा दी जाती ताकि गांधी जी ने कहा अहिंसा के साथ करना है, मतलब अहिंसा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब होता क्या है कि अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को पकड़कर और उनके साथ जो गफूर खान थे, ठीक है, उनको भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जब जेल में डालते हैं तो जनता को लगता है कि गांधी जी के साथ बहुत गलत हो रहा है ना, जेल के अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, तो वो पूरी जनता भड़क जाती है। अब जब भड़कती है तो पूरी जगह पर आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस स्टेशन जहां पे अभी अंग्रेजों का जो अड्डा होता है ना, वहां पे आग लगा देते हैं, वहां पे कह सकते हैं ना झड़प कर देते हैं। बड़े बड़े यूं खतरनाक से हिंसा का रूप लेने लग जाता है। अब आंदोलन जब हिंसा का रूप लेने लगता है तब गांधी जी फिर से सर पकड़ लेते हैं। उनका कहना है कि पहली बार भी तो हमने बोला था कि भाई हिंसा मत करो, लेकिन ये अब भी हिंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बीच जब हिंसा बहुत बढ़ जाती है, जब लोग सड़कों पर आ जाते हैं, अंग्रेजों से पंगा लेना स्टार्ट कर देते हैं, हत्याएं होने लग जाती हैं, तब गांधी जी एक कदम और उठाते हैं। अब गांधी जी का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? अब गांधी जी को लगता है कि भाई साहब लोग तो नहीं सुधरने वाले, है ना, ये लोग वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो गांधी जी एक बार फिर क्या कर लेते हैं, 5 मार्च 1931 को वो इरविन के साथ एक समझौता दस्तखत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये आंदोलन जो है वापस लेने के लिए विचार करने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए ये सत्याग्रह के साथ पुलिस का हमला हो जाता है 1930 के वक्त में। उस समय पुलिस जो है कोशिश कर रही होती कि इन लोगों को और भड़काया जाए ताकि ये हिंसा कर सकें और गांधी जी जो है अपनी जो सोच थे उसके ऊपर पछता सके, ठीक है। इसी बीच जो है गांधी जी को कहा जाता है कि देख लो आपकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, अब क्या करना है। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है एक समझौता कर लेते हैं, है ना, अब मैं आंदोलन वापस ले लूंगा, हम लोग एक समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये समझौता करने के लिए गांधी इरविन एक समझौता रखा जाता है। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन पहले हुआ था जब साइमन आया था। उस वक्त कोई भी जो है भारतीय वहां पे जाना नहीं चाहता था, कांग्रेस के कोई भी नेता उसमें जाना नहीं चाहते थे, उनको पता था कि वहां पे कुछ मिलना तो है नहीं। अब देखिएगा, अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन रखा जाता है जो गांधी और इरविन के समझौते के ऊपर बातचीत कर सके, आगे की रूपरेखा बना सके। अब इसमें महात्मा गांधी जी वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और पहले गोलमेज, देखिए मैंने बोला था पहले गोलमेज जो सम्मेलन होता है ना, वहां पे कांग्रेस के सारे नेता मना कर देते क्योंकि वहां पर तो कुछ मिलना नहीं था। अब इस वाले में क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि अगर मैं वहां आ रहा हूं ना तो सारे कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, जितने भी कैदी थे। और उस वक्त की घटना सुनिएगा, उस वक्त जो थे हमारे जो भगत सिंह थे, है ना, बटुकेश्वर दत्त और ये भगत सिंह वगैरह, ये जेल में बंद थे। और महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये भी जो है जितने भी जेल में बंद व्यक्ति हैं उनको सारे के सारे को बाहर निकालना पड़ेगा अगर मैं यहां पर आता हूं, ये सम्मेलन होता है। तो अंग्रेज मान जाते हैं, ठीक है।
तो इसके बदले में राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, इसके ऊपर हम राजी कर लिया जाता है। लेकिन यह सम्मेलन आगे नहीं बढ़ पाता। गांधी जी और इरविन जो पैक्ट था उसके बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो गांधी जी को ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से गांधी जी को लगता है कि नहीं, अगर ये सारे पॉइंट उन्होंने मान लिए तो भारत के लिए बहुत बुरा होगा। तो दिसंबर 1931 में जब गांधी जी जाते हैं लंदन तो वहां पे जो बातचीत का जरिया होता है वो टूट जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ पॉइंट्स गलत होते हैं। इस वजह से वापस जो है गांधी जी निराश होकर वापस आ जाते हैं और अब उनका मानना होता है कि अब कुछ करेंगे। लेकिन उसी बीच जो है अंग्रेजों के द्वारा भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब जब गांधी जी यहां पर आने के बाद अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं, उसी टाइम वापस ले लेते हैं जब वो जा रहे होते हैं। ठीक है, और उसी घटना के बाद, मतलब ध्यान रखिएगा, जब ये सारी वार्ता टूट जाती है तो ये जो कैदियों को रिहा करने वाली बात है अंग्रेजों मना कर देते हैं कि हम तो नहीं करने वाले। और उसी बीच भगत सिंह को जो है फांसी दे दी जाती है और यहाँ पर जो गांधी जी का जो सपना था कि वहाँ के कैदियों को बाहर निकालना, वो अधूरा रह जाता है। अब देखिएगा, एक तरफ भगत सिंह, दूसरे है बटुकेश्वर दत्त। ओके, तो क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। अब देखिएगा हुआ क्या है, जब भगत सिंह है ना जेल में बंद होते हैं तो उनसे कुछ बातचीत की जाती है। लास्ट में उनकी कुछ बातें होती है। उनका मानना था कि हमने देश की सेवा कर ली थी। सिर्फ 23 साल की उम्र में ये फांसी के फंदे में झूल जाते हैं। ओके, बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। उनका मानना था, भगत सिंह ने खुद ने मिलकर जो है, देखिएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, बम कांड किया था सेशन कोर्ट पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसी वक्त उन्होंने यहां पर बयान देते हैं कि अहिंसा से ही भी हम लोग क्या कहते हैं, आजादी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। 1928 में दिल्ली के फिरोसा कोटला में एक बैठक होती है, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में दिल्ली के फिरोसा कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA एक नाम रखा जाता है, उसकी स्थापना की जाती है। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, ये सारे शामिल होते हैं। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीक चिन्हों को जलाया, क्योंकि ये लोग मानते थे कि अहिंसा से बहुत टाइम लग जाएगा आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो क्या कदम उठाते हैं, अंग्रेजों के जितने भी प्रतीक उनको जलाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई गलत चीज़ होती है तो हथियार उठा लेते हैं। 1929 में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से वो पकड़े जाते ताकि बहरी सरकार यानी कि अंग्रेजों के कान तक बात पहुंचा सके कि भारतीय लोग ये क्या चाहते हैं, है ना। अंग्रेजों के दिमाग में बस इतना होता है कि ये तो कुछ लोग हैं जो कूद रहे हैं, उनको ऐसे ही बंद कर देंगे और जो चीजें चल रही वो चलने देते हैं। लेकिन वहां के जो ये नेता थे वो चाह रहे थे कि अंग्रेजों के पास सारी की सारी बातें चली जाए, है ना। उनकी थिंकिंग में थोड़ा बदलाव आए। उसी साल 1929 के टाइम में ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे होते हैं। इरविन मेन मुखिया होते हैं उस वक्त। अगर उनकी ट्रेन में ऐसा कुछ हो रहा होता तो अंग्रेजों के पास बात पहुंच जाती कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा कि वो बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते। उनका मानना था कि हम लोग हिंसा करने का हम लोगों को कोई शौक नहीं है, हमारा कोई खून में नहीं है कि हम लोग गोली मारेंगे या हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, है ना। तो उनका मानना था कि हम लोग भी आराम से ये कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी साथ में हुई जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे। ठीक है, तब उनका मानना था कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जो मेहनत कर रहे हैं वही समाज का पालन पोषण कर रहे हैं। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग की अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए, इस विश्वास के लिए हमें भी दंड दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इनका सोचना था कि एक जो निचला वर्ग है, जो मेहनत करता है, श्रमिक वर्ग है, जो सबको लालन पालन कर रहा है, उन्हीं का शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन हम लोग आवाज उठा रहे हैं उनके लिए, तो हमें दंड तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों के ऐसे कानून थे। अब उनके बाद में क्या होता है, हम उनका सहर्ष स्वागत करेंगे, मतलब जो भी दंड देना चाहें हम लोग उसके लिए तैयार हैं। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य रूप में लाए हैं,
क्योंकि हमें महान आदर्श के लिए बड़े बड़े त्याग भी कम है। मतलब हम लोगों का जो ये शरीर है ना, हम लोग त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों तक बात पहुंच जाएगी ना, यही बहुत है। हम संतुष्ट है कि क्रांति के आगमन में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से स्वतंत्रता हो, और इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए वो फंदे पे झूल जाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी घटना होती है उस वक्त की, जब महात्मा गांधी जहां पर पहुंचते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये जो है महात्मा गांधी जी कोशिश करते हैं कि ये फांसी रुक जानी चाहिए, मतलब ऐसा माना जाता है। तभी वो इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है कि कोई भी व्यक्ति को आप कुछ नहीं करोगे, उनको आप लोग रिहाई करोगे, लेकिन वो बात बन नहीं पाती। ओके, चलिए यहां तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहां तक महात्मा गांधी जी का जो सफर है, मतलब कहने का मतलब है वो कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही जाए, लेकिन हो नहीं पाता। 1932 के टाइम में, अब जो 1932 की घटना बता देता हूं, 1932 के टाइम में महात्मा गांधी जी फिर से सवर्ण आंदोलन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जनता थक जाती है। उनको पता है यार महात्मा गांधी जी हर किसी को कह तो देते हैं, लेकिन जनता मानती तो है नहीं, हिंसा कर लेती है। फिर लोगों के मन में आता है कि यार कितने टाइम तक हम लोग करेंगे। ऐसे करते करते 1934 तक ये जो आंदोलन है ठंडा पड़ जाता है। सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं, अपने बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं 1934 तक। ठीक है, तो ये घटना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं।